चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज का विषय हर भारतीय नागरिक के जीवन की कह सकते हैं बुनियाद से जुड़ा है, हमारे मौलिक अधिकार। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे इन अधिकारों की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। दिलचस्प इसलिए क्योंकि ये सिर्फ संविधान की किताब में लिखे हुए कुछ नियम नहीं है। ये वो गारंटियां हैं जो हर नागरिक को राज्य की ताकत के सामने खड़ा होने की शक्ति देती हैं। और आज हमारा मिशन इन्हीं 6 गारंटियों को समझना है, लेकिन उससे भी ज्यादा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा क्यों कहा। ऐसा क्या खास है उस एक अधिकार में? यही पर सारी बात छिपी है। देखिए, अधिकार मिलना एक बात है, लेकिन अगर वो अधिकार आपसे छीन लिए जाएं, तो आप क्या करेंगे? अनुच्छेद 32 वो उसी सवाल का जवाब है। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि संविधान में आज 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मुझे एक बात बड़ी हैरान करने वाली लगी कि शुरू में 7 अधिकार थे। एक पूरा का पूरा अधिकार ही हटा दिया गया। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं था। यह था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो अनुच्छेद 31 में था। इसे 1978 में 44वें संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। एक मिनट, तो सरकार ने लोगों से एक मौलिक अधिकार छीन लिया? ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। ऐसा क्यों किया गया? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। आजादी के बाद सरकार को जमींदारी प्रथा खत्म करने और जमीन का समान बंटवारा करने जैसे बड़े सामाजिक आर्थिक सुधार करने थे। लेकिन ये संपत्ति का मौलिक अधिकार बार बार आड़े आ रहा था, क्योंकि जमींदार अदालत चले जाते थे। अच्छा, तो देश के विकास और कह सकते हैं सामूहिक भलाई के लिए इसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अच्छा, तो फर्क क्या है? कानूनी अधिकार होने का क्या मतलब है? फर्क ये है कि अब सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन सिर्फ कानून बनाकर और एक उचित प्रक्रिया का पालन करके। आप इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर यह अब वैसी सर्वोच्च गारंटी नहीं रही जैसी बाकी मौलिक अधिकारों को मिली है। समझ गई। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। चलिए अब उन 6 अधिकारों पर आते हैं जो आज भी मौजूद है। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ये तो सुनने में बहुत सीधा लगता है। सुनने में सीधा है, लेकिन इसकी परतें बहुत गहरी हैं। यह अनुच्छेद 14 से 18 तक फैला है। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं। मतलब प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, कानून दोनों के लिए एक ही है। कानून के सामने समानता तो समझ आता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि राज्य नौकरी देते समय या किसी कॉलेज में एडमिशन देते समय भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता? असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर अनुच्छेद 15 और 16 की भूमिका आती है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। दुकानों, होटलों, कुओं, सड़कों पर जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। और अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर अवसर देने की बात करता है। हाँ, इसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी है, ताकि बराबरी का ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर ना रह जाए। अच्छा, इसी समूह में 2 और अनुच्छेद है, 17 और 18, छुआछूत और उपाधियों का अंत। ये बाकी अधिकारों से थोड़े अलग लगते हैं। ये कानून से ज्यादा सामाजिक सुधार जैसे लगते हैं। इन्हें मौलिक अधिकारों में डालने के पीछे क्या सोच थी? सोच ये थी कि असली समानता तब तक आ ही नहीं सकती जब तक समाज में मौजूद हजारों साल पुरानी ऊंच नीच खत्म ना हो। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बनाता है, और अनुच्छेद 18 राजा, महाराजा, राय बहादुर जैसी उपाधियों को खत्म करता है, ताकि जन्म के आधार पर किसी को कोई विशेष दर्जा ना मिले। ये सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति के अनुच्छेद थे। तो ये साफ है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, ये नींव है। लेकिन एक बराबर समाज में लोगों को कुछ करने की, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी भी तो चाहिए। यहीं पर हमारा अगला अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जो शायद इन अधिकारों का सबसे व्यापक और चर्चित हिस्सा है। बिल्कुल, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक हैं, और अनुच्छेद 19 को तो लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है। इसमें हमें बोलने और अपनी बात रखने, शांति से इकट्ठा होने, संगठन बनाने, देश में कहीं भी आने जाने, कहीं भी बसने और कोई भी काम धंधा करने की 6 जबरदस्त आज़ादियां मिलती हैं। लेकिन हमने अक्सर सुना है कि बोलने की आज़ादी पर भी सीमाएं होती हैं। क्या ये आज़ादियां अनलिमिटेड है? यहीं पर सबसे दिलचस्प बात है। स्रोत बताते हैं कि ये आज़ादियां असीमित नहीं हैं।
संविधान कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, देश की सुरक्षा, नैतिकता या दूसरे देशों से संबंध जैसे कारणों के लिए सरकार इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और यही उचित शब्द। हाँ, यही उचित शब्द भारतीय अदालतों में सबसे ज्यादा बहस का विषय रहा है। क्या उचित है और क्या नहीं, इसका फैसला अदालतें करती हैं। ये तो बहुत अहम बात है। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ अनुच्छेद 19 तक ही नहीं है। स्रोत में अनुच्छेद 20, 21 और 22 का भी जिक्र है, जो नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाते हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच हैं। अनुच्छेद 20 किसी भी आरोपी व्यक्ति को 3 तरह की सुरक्षा देता है। पहला, आपको उस काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते समय कानूनन अपराध नहीं था। दूसरा, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरा, किसी को भी अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और फिर आता है अनुच्छेद 21, जो शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला अधिकार है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, और ये अनुच्छेद सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। इसी एक वाक्य की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत फैलाया है। हमारे स्रोतों के मुताबिक इसी में निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी जोड़ा गया, जिसने आधार जैसे मामलों पर पूरी बहस ही बदल दी। अरे वाह, तो राइट टू प्राइवेसी इसी अनुच्छेद से निकलता है? जी हाँ, और तो और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी इसी में शामिल है। तो ये एक छोटा सा अनुच्छेद नागरिकों को प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भी खड़े होने की ताकत देता है। इसी में बाद में अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को भी मौलिक अधिकार बनाया गया। और अनुच्छेद 22 आपको मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है, आपको वकील रखने और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार देता है। ये तो सच में बहुत व्यापक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे अधिकार पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये समाज के किन लोगों पर केंद्रित है? ये अधिकार सीधे सीधे समाज के सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया है। अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीद फरोख्त, बेगार और जबरन मजदूरी पर पूरी तरह रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने से रोकता है। ये बाल श्रम के खिलाफ एक मजबूत कानूनी ढाल है। अगला अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। स्रोत बताते हैं कि यह भारत के सेक्युलर होने का सबूत है। ये कैसे काम करता है? यह अधिकार ही भारत को असल में एक सेक्युलर देश बनाता है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपनी मर्जी का धर्म मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। लेकिन हाँ, यह आज़ादी भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में है। और धार्मिक संस्थानों के बारे में क्या वे अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं? हाँ, अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने और संस्थान चलाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकार किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए लोगों पर टैक्स नहीं लगा सकती। और अनुच्छेद 28 ये पक्का करता है कि सरकारी पैसे से चलने वाले स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है? बिल्कुल। ये भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए बहुत जरूरी है। और इसी विविधता से जुड़ा है हमारा 5वां अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए है। बिल्कुल, ये अधिकार भारत की खूबसूरती यानी उसकी विविधता को बचाता है। अनुच्छेद 29 कहता है कि जिन नागरिकों की अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उन्हें उसे बनाए रखने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 भाषाई और धार्मिक दोनों तरह के अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है। ठीक है, तो हमने 5 अधिकारों के सेट को समझ लिया है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म और संस्कृति। ये सभी बहुत शक्तिशाली वादे लगते हैं, लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसके लिए हमने ये चर्चा शुरू की थी। स्रोत कहते हैं कि ये 5 अधिकार एक छठे अधिकार के बिना सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे विचार हैं। अब हम आ गए हैं उस धुरी पर जिसके चारों ओर बाकी सारे अधिकार घूमते हैं। ये छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी अनुच्छेद 32। तो इसे हृदय और आत्मा क्यों कहा गया? ऐसा क्या है इसमें? जरा सोचिए, ये कितनी शक्तिशाली बात है। संविधान बनाने वालों ने सिर्फ अधिकार देकर नहीं छोड़ा,
उन्होंने आपको उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का भी एक अलग से मौलिक अधिकार दे दिया। अच्छा। यानी अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आपका सुप्रीम कोर्ट जाना भी अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। ये अधिकारों का रक्षक है। और अदालतें इन अधिकारों की रक्षा करती कैसे हैं? स्रोत में रिट यानी रिट्स नाम के कुछ खास आदेशों का जिक्र है। ये क्या चीज है? रिट वो कानूनी हथियार हैं जिनका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। हमारे संविधान में 5 तरह के रिट हैं और उन्हें समझना बहुत आसान है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, जिसका सीधा मतलब है शरीर को पेश करो। अगर किसी को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट ये आदेश जारी करता है। दूसरी है परमादेश, मैंडेमस, यानी हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा हो तो कोर्ट उसे काम करने का आदेश दे सकता है। तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जिसका मतलब है रोकना। ये ऊपरी अदालत निचली अदालत को कोई केस सुनने से रोकने के लिए जारी करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अच्छा। चौथी है उत्प्रेषण सरसुरारी, यानी और जानकारी देना। इसमें ऊपरी अदालत निचली अदालत से केस अपने पास मंगवा लेती है। और पांचवी है अधिकार पृच्छा, को वारंटो, जिसका मतलब है आपका क्या अधिकार है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी पद पर काम कर रहा हो जिसका वो हकदार नहीं है तो कोर्ट यह रिट जारी करके उसे जवाब मांग सकता है। ये तो बहुत शक्तिशाली उपकरण है। स्रोत में एक और बारीक बात बताई गई है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और ये अंतर ही अनुच्छेद 32 को आत्मा बनाता है। जब आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका सुनने से इनकार नहीं कर सकता। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो उसे सुनवाई करनी ही होगी, ये उसका संवैधानिक कर्तव्य है। लेकिन हाई कोर्ट के मामले में ऐसा नहीं है। सही। हाई कोर्ट के पास अनुच्छेद 226 के तहत जो शक्ति है उसका दायरा बड़ा है। वो मौलिक अधिकारों के अलावा दूसरे कानूनी मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन स्रोत के अनुसार हाई कोर्ट हर याचिका पर सुनवाई करने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 एक गारंटीशुदा फौलादी दरवाजा है, जबकि अनुच्छेद 226 एक शक्तिशाली खिड़की की तरह है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं तो हमारे पास अधिकारों का एक शानदार सेट है, लेकिन असली ताकत उस एक अधिकार से आती है जो हमें बाकी सभी अधिकारों को असलियत में बदलने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 32 के बिना समानता और स्वतंत्रता सिर्फ सुंदर शब्द रह जाते। आपने बिल्कुल सही समझा। निष्कर्ष ये है कि मौलिक अधिकार नागरिक को दी गई एक ढाल है और अनुच्छेद 32 उस ढाल को उठाने वाला हाथ है। ये सिर्फ सिद्धांतों को लागू करने योग्य दावों में बदल देता है। ये राज्य की असीम शक्ति पर एक वास्तविक लगाम लगाता है और एक आम नागरिक को सीधे देश की सर्वोच्च अदालत के सामने खड़ा होने की हिम्मत देता है। यही वजह है कि इस संविधान का हृदय और आत्मा है। ये सच में अधिकारों को जीवंत बना देता है। और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। हमने देखा कि कैसे सामूहिक भलाई के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। हमारे स्रोत में अगला विषय राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, जो राज्य को निर्देश देते हैं कि उसे नागरिकों के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि जब एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता और पूरे समाज का कल्याण, जो निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य है, आपस में टकराते हों तो किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए? क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता ज्यादा जरूरी है या सामूहिक भलाई? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका के केंद्र में है।